सबसे पहले एमडेटी स्क्वायर लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे हार्ट का सलाम। अच्छा जी नजरीन, जैसे आपको पता है, हमारा पिछला लेक्चर 5 था, उसमें हमने जो ASTM C989 जो है उसको रिव्यू करवाया था। बेसिकली ये फ्लेक्स सीमेंट के बारे में है। अच्छा, हमने एवरी डिटेल से इनकी एक्सप्लेन करवाया था कि जो हम इनिशियल स्टेज में जो हमें जो आयरन वगैरह आ जाता है उनको हम मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, जो पहले स्टेप में मोल्टन स्टेट में जो हम इम्प्योरिटीज वगैरह निकाल देते हैं, उसको फिर वो सॉलिड शक्ल में कन्वर्ट करवा के इसकी ग्राइंडिंग करवा के इसको हमने स्लिक सीमेंट का नाम दिया था कि इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज वगैरह जो है उसमें डिफरेंट इनकी जो इम्पेक्ट वगैरह है कंक्रीट के ऊपर वो आ जाती है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो बेसिकली इसी की कंटिन्यूटी में है। यही स्टैंडर्ड होगा, लेकिन इनका एक सब पार्ट है। आप ऐसे समझ लो कि जो हम पहले स्टेज में हमने प्योरिटीज वगैरह निकाली थी मोल्टन स्टेट से, आयरन से, उसको हमने फ्लेक का नाम दिया था। अच्छा, जो दूसरा इनका स्टेज आ जाता है, दूसरे स्टेज में हम जिनके रिफाइनमेंट वगैरह करवा देते हैं, उससे जो हम जो चीज़ वगैरह में जो इम्प्योरिटीज वगैरह मिल जाती है उसको हम लिडल फर्नेस फ्लेक का नाम देते हैं, LFF। बेसिकली ये सेकंड स्टेप में जो हम इम्प्योरिटीज वगैरह निकाल देते हैं मोल्टन स्टेट से, ये उसी को एक टेक्निकल नाम है। तो आज का सेशन हमारा उसी के बारे में है कि लिडल फर्नेस फ्लेक है क्या, उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, जो इनकी लिमिटेड एप्लीकेशन है, हाँ कंक्रीट हो या कोई जो टेक्निकल एप्लीकेशन हो या सस्टेनेबिलिटी के ऊपर इनका इम्पेक्ट हो, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जो आने वाले वीडियो है वो आपको टाइम पे मिले। तो सेशन में शुरू कर देता हूँ। बेसिकली वो है ASTM C989 का सी पार्ट है, जो का टाइटल है लिटल फर्नेस लेक डिफिनीशन, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड यूजेस। अच्छा, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि लिटल फर्नेस लेक है क्या। बेसिकली जो हमने ASTM C898 को रिव्यू करवाया था, जो पहले स्टेज पे हम जो रा आयरन है इसको हम मोल्टन स्टेट में जब कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसी स्टेट में जो इनकी इम्प्योरिटीज वगैरह निकल जाती है, उसको बेसिकली हमने जो टेक्निकल नाम दिया था वो फ्लेक का नाम दिया था कि इसके सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज में है। अच्छा, आज का भी जो है इनका सब पार्ट है, लेकिन ऐसे समझ लो कि जो हमारा पास जो दूसरे स्टेज में आ जाता है रिफाइनमेंट में, जो पहले स्टेज के बाद जो दूसरे स्टेज पे मोल्टन आयरन वगैरह आ जाता है, उनमें से जो हम इम्प्योरिटीज वगैरह अलग कर देते हैं, उनको हम लिडल फर्नेस फ्लेक का नाम देते हैं। अच्छा, अभी देखते हैं कि है क्या। लिडल फर्नेस फ्लेक इज अ बाई प्रोडक्ट produced during secondary steel making in the Liddell furnace, where molten steel is refined after the main steel converter process. It forms when fluxes such as lime and dolomite react with impurities like sulfur, silicon, aluminum in the molten steel. LFS is typically white gray, porous and lightweight compared to other steel सिलेका। अच्छा, बेसिकली ये जैसे मैंने पहले बता दिया कि सेकेंडरी स्टेज में जो हम मोल्टन स्टील वगैरह आ जाते हैं, इनमें से जो हम इम्प्योरिटीज वगैरह निकाल देते हैं, वो बेसिकली इसी इम्प्योरिटीज का नाम है जो सेकंड स्टेज में, सेकंड स्टेज में लिटल फर्नेस लेगा। ये कब बनता है, जब हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड है या डोलोमाइट, डोलोमाइट को बेसिकली जो हम टेक्निकल अल्फाज में कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट, उनकी जब ये सल्फर, सिलिकॉन या एल्यूमिनियम वगैरह जो मोल्टन स्टील के अंदर है, इनके साथ जो रिएक्शन होती है उसी के रिजल्ट में बेसिकली ये बन जाता है। ये वाइट और ग्रे कलर है, जो उनका स्ट्रक्चर है वो पोरस है, लाइट वेट है, जो दूसरे जो स्टील फ्लेक के मुकाबले में। अच्छा, जो दूसरा इनका स्टेप है वो बेसिकली हमारे पास है फॉर्मेशन प्रोसेस, में तकरीबन चार चीज़ें हैं। हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे, हम थोड़ा ऐसे समझ लो, फ्लेवर वगैरह मैं थोड़ा दे दूंगा इनकी। अच्छा, जो सबसे पहला इनमें जो प्रोसेस है वो है डीसल्फराइजेशन। जैसे कि नाम से वह है वाजह है कि डीसल्फराइजेशन, कि हम जो मोल्टन स्टेट होता है आयरन में, आयरन को हमसे इनमें से हमें जो सल्फर वगैरह है उसको रिमूव करवाना होता है। मतलब ये उसी के दौरान बन जाता है।
अच्छा, अब जो एक टेक्निकल सवाल है कि ये सल्फर को हम क्यों रिमूव करवा देते हैं? क्योंकि जो हमारे पास एक्सेस क्वांटिटी में होता है सल्फर, वो बेसिकली इनकी जो स्ट्रेंथ है या जो ब्राइटनेस है या जो टफनेस है, उसी के ऊपर इनका बड़ा इम्पेक्ट होता है। अगर ये ज़्यादा अमाउंट में रह गया तो जो हमारे पास जो स्टील के प्रोडक्ट बनेंगे वो बेसिकली ब्राइटल क्वालिटी के होंगे, और इसमें टफनेस वगैरह जो है, इनकी डक्टिलिटी वगैरह कम होती है। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले जो मिनिमम क्वांटिटी है, अगर हम सल्फर वगैरह को हम रिमूव करते हैं, वो 0.005% से कम होना चाहिए इसमें, जब हम सल्फर को रिमूव कर देते हैं। बेसिकली ये इसको क्वालिटी के ऊपर इनका बड़ा इम्पेक्ट है कि अगर हम इसको हमने हटाया नहीं तो इसके अंदर जो इनकी डक्टिलिटी है वो कम हो जाती है, ब्राइटनेस आ जाता है। ब्राइटनेस और डक्टिलिटी बेसिकली ये है कि ये एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी इसमें नहीं थी, वो नहीं। जैसे हम अगर हम एप्लीकेशन बेसिस पे मैं देखूँ, जो ब्राइटल मटेरियल होता है वो आपको वार्निंग नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, वार्निंग का मतलब ये है कि अगर इसके ऊपर लोड आ रहा है तो इसमें सेगिंग वगैरह या क्रिकिंग वगैरह नहीं, वो अचानक जो है एकदम जो है ये टूट जाएगा। और दूसरा जो डक्टिलिटी है वो बेसिकली इसको वार्निंग देता है इसको, पहले इसमें सेगिंग आ जाती है या क्रिकिंग वगैरह आ जाती है, तब आपको स्किपिंग टाइम वगैरह मिल जाता है। तो ये सल्फर की वजह से इसकी ब्राइटनेस जो है बढ़ जाता है, इसलिए इनकी जो रिमूविंग है वो बड़ी ज़रूरी है। इसके अलावा जो इनकी रोलिंग वगैरह बना लेते हैं हम स्टील वगैरह की, जो रोलिंग के दौरान इसमें क्रैकिंग वगैरह आ जाती है, वेल्डेबिलिटी के ऊपर स्ट्रेंथ वगैरह कम आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ ये समझना है कि सल्फर को हम रिमूव क्यों करते हैं। अच्छा, जो दूसरी हमारे पास प्रोसेस है डीऑक्सीडेशन। डीऑक्सीडेशन जैसे ये भी बिल्कुल नाम से वाज़ेह है कि हम ऑक्सीजन को रिमूव कर लेते हैं, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, क्योंकि इसमें जो आयरन ऑक्साइड है, इनकी बड़ी रिएक्शन होती है, जो उसी रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास जो है ऑक्सीजन वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर से डिजॉल्व फार्म में। जो हमारे पास एक्सिस चीज़ें होती है, वो उसको हम जो ऑक्सीजन है उसको हम रिमूव कर देते हैं डीऑक्सीडेशन में बेसिकली। क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि अगर ऑक्सीजन होगा तो इसमें जो है, इसमें बबल वगैरह नहीं, इसमें वो रह जाते हैं फाइनल प्लांट। अगर बहुत सारी चीज बबल वगैरह रह जाती है तो इसमें पोरासिटी वगैरह का इश्यूज आ जाता है। और दूसरी चीज जो है, इसकी जो वो स्ट्रेंथ वगैरह कम हो जाती है, क्योंकि इसमें ये वाइड्स वगैरह अंदर आ जाते हैं। जब ये वाइड्स आ जाते हैं, तीसरा जो इश्यूज आ जाते हैं, इसमें जो एक्सटर्नल पार्टिकल है वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो इनके ऊपर ऑटोमेटिकली इनकी जो स्ट्रेंथ क्वालिटी है वो इनके ऊपर इनका इम्पेक्ट आ जाता है। अच्छा, तीसरा जो है एलाई एडजस्टमेंट। एलाई एडजस्टमेंट बेसिकली ये होता है कि हम जो मोल्टन आयरन होता है उसमें हम अपनी मर्जी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इनकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हम चाहते हैं कि जो स्टील का प्रोडक्ट हो, इसकी केमिकल कंपोजिशन ये होने चाहिए, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये होने चाहिए, परफॉर्मेंस में ये चीज़ इसमें आना चाहिए, तो इसमें हम डिफरेंट चीज़ें कभी कार्बन वगैरह ऐड कर लेते हैं ताकि इसमें स्ट्रेंथ वगैरह आ जाए, इसमें मैंगनीज वगैरह, इसमें जो इनकी टफनेस प्रॉपर्टीज है उनके लिए ऐड कर देते हैं। जिस तरह क्रोमियम है, एक एलिमेंट है, वो बेसिकली हम इनकी जो करोजन रेजिस्टेंस है को इम्प्रूव करने के लिए इसमें हम ये चीज़ें डाल देते हैं कि अपनी मर्जी से हम इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह या जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है इसको इम्प्रूव करवा सके। आखिरी वाला जो है टेम्परेचर कंट्रोल, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ऐसे समझ लो। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो हम हाई टेम्परेचर होता है जो मोल्टन स्टेट में होता है, इसमें डिफरेंट रिएक्शन होती है। अच्छा, रिएक्शन जो है, कुछ रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है कि अगर ये टेम्परेचर मेंटेन हो तो इस दौरान जो इनका प्रोडक्ट बनेगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा। अगर इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए फिर भी मसले आ जाते हैं, अगर ऐसे कम भी हो फिर भी चीज़ तो बन जाती है, लेकिन जो इनकी क्वालिटी है, क्वालिटी के ऊपर इनका बड़ा इम्पेक्ट आ जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है टेम्परेचर कंट्रोल, कि जो हमारे पास जो इनकी स्टेजेस है कि फर्स्ट जो मोल्टन स्टेट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सेकंड पे कितना, थर्ड पे कितना होना चाहिए, ताकि जो हमारे पास आइडियल इम्प्योरिटीज वगैरह हमने रिमूव करना है, इनके लिए भी टेम्परेचर जरूरी होती है। अगर ये टेम्परेचर ये हो तो इसमें ये इम्प्योरिटी वगैरह आप आसानी से निकल जाता है, या इनकी जो एक्सट्रैक्शन है वो 100% हो जाती है। तो ये भी बड़ी ज़रूरी है। अगर हमारे पास टेम्परेचर कम हो फिर भी हमारे पास इशू आ जाता है कास्टिंग वगैरह में। अगर ज़्यादा हो जाए तो इसमें ऑक्सीडेशन वगैरह का खर्चा आ जाता है, इसमें कास्टली हो जाता है। और दूसरा जो है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस वगैरह आ जाती है। अच्छा, ये तीन चार जो स्टेप है इसमें हम जो
और इनका जो रॉ मटेरियल या ऐसे वेस्ट मटेरियल निकल जाता है उसको बेसिकली हम मेटल फर्नेस स्लैग बोलते हैं। अच्छा, आखिर में जो उसने लिखा है कि फ्लक्सेस रिएक्ट विद इम्प्योरिटीज, फ्लोट टू द टॉप, कूल, क्रश एंड प्रोसेस इनटू स्लैग। ये बेसिकली इनका स्टेप है कि हम मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज वगैरह जो है इनको ख़त्म करने के लिए केमिकल वगैरह या कोई और एलिमेंट डाल देते हैं। तब ये इनका रिएक्शन होता है, ये टॉप पे चले जाते हैं, फिर इनको हम थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, फिर इनको क्रश कर लेते हैं, फिर इनका अलग प्रोसेस वगैरह करवा देते हैं। हमने कोर्स एग्रीगेट बनाना है या फाइन एग्रीगेट वगैरह बनाना है। अच्छा, ये तो हमारे पास की डिफिनीशन हो गया। अब जो अगला है इनका जो टिपिकल इनकी कंपोजिशन है लेटर फर्नेस लेक की, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड है 40 to 65%। इसके अलावा एलुमिना भी है 15 to 35%, सिलिका भी है 5 to 20%, मैंगनीशिया है 3 to 10%, आयरन ऑक्साइड 1 to 5%, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड 0.5 to 2% है, और फ्री लाइम है ये 3 to 15% हाई एंड अनस्टेबल है, बिल्कुल अनस्टेबल में है। अच्छा, जो इनकी बेसिक केमिकल कंपोजिशन तो टिपिकल है, लेकिन जो फ्री लाइम वाला है ये इसमें बड़ी खतरनाक चीज़ है क्योंकि ये एक अनस्टेबल है। जिस तरह की पॉइंट है उसने मेंशन किया है कि LFS कंटेन हाई फ्री लाइम which causes expansion and limit direct use in structural concrete unless treated। ये जो हमारे पास फ्री लाइन है कैल्शियम ऑक्साइड है 3 to 15%, जिनकी वजह से ये बड़ा इनकी जो एप्लीकेशन है वो बड़ा लिमिटेड हो जाता है। क्योंकि अगर हम इसको यूज भी कर ले तो किसी भी स्टेज पे अगर इनको फेवरेबल कोई ऐसे कोई केमिकल मिल गया, कोई कंडीशन मिल गया, तो इसमें वो रिएक्शन करेगा इनके साथ। जब रिएक्शन करेगा जाहिर बात है प्रोडक्ट बनेगा कोई, और एक हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा हो सकता है इनकी कुछ एक्सपेंशन हो जाए। जब एक्सपेंशन होगा तो इसमें हमारे पास ड्यूरेबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं, इसमें क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। इसलिए तो इनमें बड़ी काशनली उसने ये नोट दिया हुआ है कि अगर हम इसको स्ट्रक्चरल कंक्रीट पे ये लिमिटेड कर लेता है, अगर हमने यूज भी करना है तो इसको हमने सबसे पहले प्रोसेस करवाना पड़ेगा, अनस्टेबल जो है ये स्टेबल कंडीशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम ये इसको यूज करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले इनका जो कलर है वो वाइट टू ग्रे, लाइट ग्रे कलर है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे टेक्सचर है वो पोरस नेचर का है, इसमें लाइट वेट है और ब्राइटल है इसमें। जो तीसरे नंबर पे इनकी डेंसिटी है 2.5 से लेकर 2.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, जो हम जो हमारे पास जनरल फ्लेक सीमेंट है उनसे थोड़ा कम है। फाइनेसेस है ऑफन हाई है डिपेंडेंट ऑन ग्राइंडिंग, मतलब आपको डिपेंड कर लेते हैं कि आप किस ग्रेड तक आप इनको फाइन रख देते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो भी हाई है क्योंकि इनके पोरस स्ट्रक्चर है। स्टेबिलिटी जो है ये जैसे मैंने पहले बता दिया कि इसमें फ्री कैल्शियम ऑक्साइड है, जिनकी वजह से ये बड़ा लिमिटेड है इनकी एप्लीकेशन वगैरह। तो ये हमारे पास इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। अच्छा, इसका जो 5वें नंबर पे हम यूज़ कहाँ करते हैं, जिसे उसने लिखा है कि जो लिटिल फर्नेस स्लैग इज नॉट एज रिएक्टिव एज ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्रास फर्नेस स्लैग and is not normally used is the cementitious material but it has many engineering and industrial application। जैसे मैंने पहले बता दिया कि ये इसी तरह इनकी एप्लीकेशन नहीं है, लिमिटेड है, क्योंकि इसमें इतना cementitious प्रॉपर्टीज नहीं है जितना इसके जो ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड सीमेंट में है, लेकिन फिर भी इनकी कुछ लिमिटेड एप्लीकेशन है। जिसको सबसे पहले जो है इसका सीमेंट एंड कंक्रीट विद लिमिटेशन। जैसे पहले वाला है कि एज अ फिलर मटेरियल इन ब्लेंडेड सीमेंट आफ्टर स्टेबलाइजेशन। अगर हम इसको जो फ्री लाइन है इसको किसी भी तरीके से ख़त्म कर ले कार्बोनेशन से या कोई और एजेंट प्रोसेस से, तो हम एज अ फिलर मटेरियल भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है एज अ पार्शल फाइन एग्रीगेट रिप्लेसमेंट। जब हमारे पास अगर हम इसकी सीमेंट की जगह अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उनकी पार्शल रिप्लेसमेंट वगैरह हम करवा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास अगर लो स्ट्रेंथ कंक्रीट है, जिसमें इसी में हम यूज़ कर सकते हैं जो रोलर कम्पेक्टेड कंक्रीट है। बेसिकली रोलर कम्पेक्टेड कंक्रीट जो रोड के ऊपर हम अक्सर कर लेते हैं, जिनका जीरो स्लम होता है, वाटर सीमेंट रेशियो बड़ा कम होता है, इसमें जो रोलर होता है उसी के थ्रू हम इसको हम जो नेचुरल सबग्रेड है उसी के साथ हम इसको बांड बनाने के लिए इसके हम रोलर कम्पेक्टेड कंक्रीट वगैरह इनकी अक्सर कर लेते हैं पेमेंट के लिए। तो ये उसी में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो आखिरी वाला है इसमें साइल स्टेबलाइजेशन मिक्सचर। साइल स्टेबलाइजेशन मिक्सचर ये होता है कि इसमें हम इसी को
जो हमारे पास लिटिल फर्नेस लेंगे, इसी के एक रेशो को या थोड़ा सीमेंट वगैरह मिला के, जो हमारे पास कमजोर सैंड होता है उसी के साथ मिक्स करवा के, ताकि इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ वगैरह आ जाए फायर स्टेबलाइजेशन के लिए। लेकिन इसमें फिर भी उसने एक कंडीशन है कि इसको सबसे पहले हमने इसको स्टेबलाइज फार्म में लेकर आना है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको खत्म करना पड़ेगा। ताकि दूसरे नंबर पे इसमें रोड कंस्ट्रक्शन में है इनका, जो सब बेस एंड बेस लेयर है उसी में हम यूज कर सकते हैं एम्बैंकमेंट फिल, जो साइड पे रोड के ऊपर जो इनका स्लोप वगैरह होता है, वहाँ पे जो हम उसमें अगर हम साइड स्टेबलाइजेशन के फॉर्मूले पे हम यूज करते हुए तो एम्बैंकमेंट में हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेमेंट लेयर मटेरियल है, इसमें सब ग्रेड सब बेस वगैरह उसमें भी हम एजा सीमेंटिंग मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। जो तीसरे नंबर पे है इसका फाइल जो टेक्निकल यूज है, जिसमें फाइल स्टेबलाइजेशन मैंने पहले बता दिया। इसके अलावा जो बिग फिलिंग है, अगर हमने कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन करनी है या रोड वगैरह बनाना है, कटिंग करनी है या कोई फिलिंग करनी हो, तो वहाँ पे भी बिग फिलिंग वगैरह उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पर है वो है लैंड रिक्लेमेशन। यहाँ पे जो हमारी कोस्टल रीजन होता है या कोई दरियाई वगैरह रीजन होता है जिसमें हम जमीन को बनाना पड़ता है, मतलब वहाँ पे जो पिछले से इनकी सेंड वगैरह की क्वालिटी अच्छी नहीं होती या इनकी स्ट्रेंथ वगैरह कम होती है, अगर हमने वहाँ पे कोई नई मिट्टी वगैरह की लेयर वगैरह डालनी है तो उसी में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट है इनका चौथे नंबर पे है इनका एनवायरमेंटल एप्लीकेशन है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीवी मेटल, जो मेटल वगैरह है ये उसी को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो पोरस है। इसके अलावा जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है ड्यू टू हाई कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट, ये उसी में भी हम यूज कर सकते हैं। जो पांचवें नंबर पे है ब्रेक एंड ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि ये लाइट वेट है तो हमारे पास इनके ऊपर बड़ा और डेड वेट के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है, तो इसका हम ब्रेक्स भी बना सकते हैं। और इसके अलावा जो इनके टाइल्स वगैरह है, सिरामिक एंड रिफ्लेक्टरी प्रोडक्ट वगैरह, उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। जो छठे नंबर पे इनकी बेनिफिट है वो यूटिलाइज इंडस्ट्रियल वेस्ट। बेसिकली जो हम मेन का जो रीजन है कि एक इंडस्ट्रियल वेस्ट है, अगर हम इसी को यूज नहीं करते ये प्रोसेस के बाद कि किसी काम का भी नहीं है, तो बेसिकली एक हम यूटिलाइज कर लेते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट को। दूसरे नंबर पर है रिड्यूस नेचुरल एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि ये जो इनका एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड एप्लीकेशन है कि हम अगर हम इसको एग्रीगेट की जगह यूज कर ले, तो इसमें जो हमारे पास नेचुरल एग्रीगेट है तो इनका जो अगर हम मेगा या बल्क लेवल पे अगर हम देखें तो इनकी डिमांड वगैरह में काफ़ी कमी आ जाता है। तो तीसरे नंबर पे है लोअर एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, मतलब इसकी जो है इनकी सस्टेनेबिलिटी है कि इसमें जो कार्बन इमिशन वगैरह इनका कम होता है। तो मैक्रो लेवल पे अगर हम देखें तो इनमें सस्टेनेबिलिटी फैक्टर में भी इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो आखिर है इम्प्रूव सस्टेनेबिलिटी इन सर्कुलर इकोनॉमी, जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम है, जब इमिशन कम है तो इसका एनवायरमेंटल इम्पेक्ट कम होगा, एनवायरमेंटल इम्पेक्ट कम होगा तो बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं इसमें इनकी जो कास्ट वगैरह है सस्टेनेबिलिटी के साथ रिलेटेड है, इसके ऊपर इनका बड़ा इम्पेक्ट होगा। आखिर में जो उसमें है लिमिटेशन और चैलेंजेस, वो है कि हाई फ्री लाइन एक्सपेंशन एंड क्रैकिंग, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि इसके जो मेन लिमिटेशन है वो आती है इसी वजह से जो हमारे पास फ्री लाइन है इसमें, क्योंकि ये जब भी मौका मिलेंगे तो रिएक्शन होगा और उसमें एक्सपेंशन होगी, जब एक्सपेंशन होगा तो क्रैकिंग आएगी। इसलिए इसको यूज करने से पहले इनकी जो अनस्टेबिलिटी है इनको स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो पहला हो गया। दूसरा जो है लो रिएक्टिविटी कंपेयर टू ग्राउंड ग्रेन्युलेटर्स, ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेगा। जैसे पहले मैंने बता दिया था कि इनकी जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज है ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेग के मुकाबले में बहुत कम है, इसलिए हम लो स्ट्रेंथ वगैरह में हम यूज करते हैं। तीसरे नंबर पर है नॉट सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कंस्ट्रक्टेड कंक्रीट। ये भी अंडरस्टूड है, हम इसको हाई स्ट्रेंथ के लिए क्योंकि सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। जो आखिर वाला है रिक्वायर प्री ट्रीटमेंट, जैसे एजिंग, ग्राइंडिंग, कार्बोनेशन, ये जो है इनके ऐसे समझ लो ड्रॉबैक या ग्रे एरिया है इसमें, जिनकी वजह से इनकी एप्लीकेशन बड़ी लिमिटेड है कि ये जो है इसको हम अगर हमने यूज भी करना है सबसे पहले इनको एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके साथ आज का हमारा सेशन कंप्लीट है। हाँ, आज समराइज कर लेता हूँ। आज हमने लिडल फर्नेस लेक को डिस्कस किया कि बेसिकली ये जो हमारे पास सेकेंडरी इनकी रिफाइनमेंट स्टेज है,
ये उसी का वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसमें हम सल्फर वगैरह अगर रिमूव करना हो, तो इसके अलावा डीऑक्सीडाइजिंग करना है, लाइट एडजस्टमेंट है और टेम्परेचर कंट्रोल, ये जो चार प्रोसेस है, उसी के रिजल्ट में जो हमारे पास जो इम्प्योरिटीज वगैरह मिल जाती है, उसी को बेसिकली हम लीडर फर्नेस स्लैग बोलते हैं। अच्छा भाई, केमिकल कंपोजिशन, ये इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इनकी हाई क्वांटिटी जो है वो थोड़ा ज़्यादा होती है। अच्छा, जो ये लाइट वेट भी है, और जो इनका स्ट्रक्चर है वो पोरस है। अच्छा, जो इसमें दूसरी चीज़ है, इसमें जो फ्री लाइम होता है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, जिनकी वजह से इनकी एप्लीकेशन है वो बड़ा लिमिटेड किया है कंक्रीट में, क्योंकि इसमें किसी भी टाइम पे ये इनमें ड्यूरेबिलिटी इश्यूज वगैरह आ सकता है इसमें। लेकिन फिर भी इनकी जो लिमिटेड कुछ दूसरे एप्लीकेशन है, वो इसमें कंक्रीट में हो, लो स्ट्रेंथ कंक्रीट में हो। इसके अलावा जो जो टेक्निकल एप्लीकेशन है उनकी, रोड में इनकी एप्लीकेशन है, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर इनका इम्पेक्ट है कि ये एक वेस्ट मटेरियल है, इनको हम यूटिलाइज कर लेते हैं। इसके अलावा जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है वो थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से इनका एनवायरमेंटल इम्पेक्ट भी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ गया होगा। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप ज़रूर इस चैनल एम डटी लर्निंग स्क्वायर, एम डटी स्क्वायर लर्निंग एकेडमी को ज़रूर लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो हमारे आने वाले बड़े अच्छे वीडियो आपको टाइम पे मिले। टाइम इज मनी।